my dance, make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले 11th ह्यूमैनिटीज़। आई होप यार आप लोग सेफ़ होगे। और हाँ यार, अब तुम में से बहुतों के स्कूल खुल गए होंगे, तो आई होप तुम लोग अब इतने टाइम बाद स्कूल जाना थोड़ा सा तो एंजॉय कर रहे होगे। तो यार आज हम लोग तुम्हारा टर्म 2 चालू कर रहे हैं, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ये तुम्हारे फंडामेंटल ऑफ जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो वाली बुक है। तो इसमें हम अभी पहले क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले तक हम पढ़ रहे थे लैंड फॉर्म कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है अर्थ का। ठीक है, तो तुम्हारे अर्थ में एटमॉस्फेयर भी एक काफ़ी बड़ा पार्ट है। तो ये एटमॉस्फेयर से क्या क्या होता है, फिर इसके आगे वाले चैप्टर्स में क्लाइमेट में क्या क्या चेंज आते हैं, कैसे कैसे चेंज आते हैं, तो इन सब के बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो, मेक श्योर पहले तो मेरे बारे में देख सकते हो पॉज करके, मेरा नाम शिवांश गुप्ता है। मेक श्योर तुम इन प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, और नोट्स के लिए और जो भी चीज़ें तुमको मिल रही है तुम पढ़ले.in पे जा सकते हो, और जो ऐप आया है तुम उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी तुम्हारे लिए चीज़ें अपडेट नहीं हुई है, कुछ टाइम बाद हो रही होंगी। और अगर चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट आने वाला है। तुम्हारा सिलेबस भी हम पूरी तरीके से ट्राई करेंगे कि टाइम पर पूरा हो जाए। ठीक है, तो देखो आज के चैप्टर में क्या क्या है, मेजर कंटेंट क्या है। तो एक तो पहले तुमको इंट्रोड्यूस करेंगे कि मतलब बेसिक चीज़ें क्या है, जो चीज़ें तुमको पहले से ही पता होगी। ठीक है, फिर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की हम बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर ये गैसेस, जो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में हम गैसेस की बात करेंगे, क्योंकि तुम्हारे कंपोजिशन में क्या क्या होता है, गैसेस होती हैं, वाटर, वेपर, डस्ट। ठीक है, तो हम इन तीनों की पर्टिकुलर बात कर रहे होंगे। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देख रहे होंगे कि अब ये देखो, अब एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन में फ़र्क क्या है। कंपोजिशन मतलब वो किन किन पार्टिकल से बना हुआ है बेसिकली। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे होंगे कि जो लेयर बाय लेयर डिवीज़न जो है, ठीक है, तो वो कैसा है। ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ तुम जानो, तुमको पता है कि तुम हर घंटे मतलब हर 2-3 घंटे में खाते हो। ठीक है, तुम 1-2 दिन शायद बिना खाए भी रह लो, तुम 4-5 घंटे शायद बिना पानी के भी रह लो, लेकिन तुमको ऑक्सीजन हर मिनट हर सेकेंड लेनी पड़ती है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है कि हमको एटमॉस्फेयर को भाई बहुत डिटेल में जानना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है एटमॉस्फेयर के साथ तो हमको डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। मानते हो? ठीक है, तो हम एटमॉस्फेयर को एक बेसिक तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर होता क्या है भाई, एटमॉस्फेयर बोल रहे हो, एटमॉस्फेयर कुछ नहीं होता, तुम्हारे मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, और तुम्हारी ये अर्थ के अराउंड एक ऐसे शील्ड की तरह होता है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारी अर्थ है, ये तुम्हारा ब्लू अर्थ है। ठीक है, तो तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर होगा वो ऐसे इसको शील्ड करके रखता है पूरा ऐसे चारों तरफ से। ठीक है, क्यों शील्ड करके रखता है, एक तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो ये जो गैसेस रहती है ये उनको पुल करके रखता है अपने तरफ, तो ये खिंच के रहती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक तुमको समझ आया होगा कि वो शील्ड कैसे करती हैं, वो उड़ क्यों नहीं जाती बाहर। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है जिसने हमको भी रोक के रखा है, वैसे वो गैसेस को भी रोक के रखता है। गैसेस का भी कुछ ना कुछ तो वजन होगा। ठीक है, मैं तुमको बहुत ज़्यादा साइंस की तरफ नहीं ले जाना चाहता, तो बहुत बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे देखो, इट कंटेन्स लाइफ ग्रोइंग गैसेस। तुम्हारी अब इसमें क्या क्या होती हैं, तुम्हारी लाइफ ग्रोइंग गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन जो हमको लाइफ प्रोवाइड करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो उतनी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्लांट्स को लाइफ प्रोवाइड करती है। ठीक है, इनका बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है, चाहे ऑक्सीजन ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो वो भी किसी तरीके से फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है, तो जो एयर है वो तुम्हारे जो एटमॉस्फेयर है उसका बहुत बड़ा पार्ट है। अब एयर छोड़ के भी कुछ और होता है क्या भैया एटमॉस्फेयर में, आगे देखेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा एयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर का। और जो तुम्हारा 99% एटमॉस्फेयर जो बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर मतलब ये जो लेयर की जो बात कर रहे हैं, ये तुम्हारे 32 किलोमीटर तक एंड हो जाती है। 32 किलोमीटर कहाँ से, जो तुम अपने अर्थ में जो खड़े हो वहाँ से तुम जाओ 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा 99% ख़त्म हो जाता है। फिर और चीज़ें होती हैं, जैसे तुम्हारा एटमॉस्फेयर तो काफ़ी आगे तक एक्सटेंड करेगा, लेकिन उसमें बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ एयर की प्रॉपर्टीज़ तुमको बताऊँ तो एयर कलरलेस होती है भाई, हमको पता है। ठीक है, ऑर्डरलेस होती है, तुमको ये भी पता होगी। तुम महसूस कब करोगे, जब हवा बहेगी तब तुम उसी टाइम महसूस कर पाओगे कि हवा चल रही है। ठीक है, तो एक तुम्हारे लिए छोटा सा होमवर्क, कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन टू अस इफ़ इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। अगर ओजोन नहीं रहेगी एटमॉस्फेयर पे तो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम मुझे कमेंट्स में करके बताओ। तुमको काफ़ी सारा नॉलेज होगा, तुमने इसको छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है, तो उस बेसिस पे भी तुम इसको आंसर कर सकते हो। तो कमेंट्स में मुझे नीचे बताओ। ठीक है,
तो अब देखो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मैंने तुमको बताया एटमॉस्फेयर बना हुआ है तुम्हारे गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तुम्हारा वाटर वेपर भी इसी का पार्ट आता है एटमॉस्फेयर का। तुम्हारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो तुम देखते हो तुम्हारे घर पे गंदा हो जाता है, तुम साफ करते हो, तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हर तरफ है, वो भी तुम्हारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है, क्योंकि वो भी हवा में रहते हैं, ठीक है, मानते हो, ठीक है। तो तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं उसका कंपोजिशन देख लो। ये टेबल तुम्हारे बुक में पहले था, अब शायद तुमको नहीं मिले, तो ये टेबल तुम थोड़ा सा देख लेना, एक बार ग्लांस मार लेना। और ये तीन का याद रखना, NOA नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये तुम्हारे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। तो ये उनका कंपोजिशन है, तुम देख सकते हो, और बाकी ये सब गैसेस रहती हैं, ठीक है। जिसको पढ़ना है वो पॉज करके पढ़ सकता है। तो अब हम बात करेंगे तुम्हारे, एक बार मैं तुमको एक ग्लांस देता हूँ कि जो तुम्हारा अर्थ है उसके ऊपर लेयर्स कैसे होती हैं, ठीक है। तो जो अर्थ है उसके ऊपर हमने कुछ लेयर्स बांट दिए हैं, कुछ कारण से कि इस लेयर का टेम्परेचर ऐसा है, इस लेयर पे कंटेंट ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो इससे 5 लेयर है जो तुम्हारे ये यहाँ से ऐसे एक्सटेंड करती है। अच्छा, और ये एक चीज़ बोलूँगा, ये जो रेंज लिखी हुई है ना, ये कहीं पे भी तुम लिखी हुई पाओ तो मत लेना। तुम्हारे जो NCERT में जो रेंज है, मैं आगे तुमको दिखाऊंगा, सिर्फ उस पर बिलीव करना, ठीक है। आगे देखो, जैसे देखो अब जैसे तुम्हारी डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे मैंने तुमको बताया 99% एटमॉस्फेयर तुम्हारा 32 किलोमीटर तक सीमित रहता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे एक्सटेंड कर, कुछ मतलब हम कुछ पर्टिकुलर गैसेस की बात करेंगे कि वो कहाँ तक जाती हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारी जो ऑक्सीजन होती है वो तुम्हारे 120 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। तो जो तुम्हारे सारे लेयर्स हैं उनमें कॉन्स्टेंट रहती है क्या? नहीं, नीचे वाले लेयर में बहुत सारी रहेगी जो तुमको यहाँ पे दिख रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा कम रहेगी, उसके ऊपर और कम रहेगी, उसके ऊपर और कम रहेगी, ठीक है। तो इस तरह वो धीरे धीरे कम हो जाती है। कम क्यों होती है भैया? पहला रीज़न ग्रेविटेशनल पुल, नीचे है तो ज़्यादा ग्रेविटी खींच के रखेगी, ठीक है। और तुम्हारा इसका टेम्परेचर से भी होता है कि जब अगर एयर बहुत ज़्यादा वार्म है तो ही ऊपर जाएगी, अगर ठंडी है तो नीचे रहेगी, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है। ऐसे ही जो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 90 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम नोट कर रहे हो कि 120 किलोमीटर तुम्हारा ऑक्सीजन का, 90 किलोमीटर तुम्हारा CO2 का। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा है, MCQ में आ सकता है, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ देख रहे हैं गैसेस के बारे में। तो गैसेस भाई देखो, गैसेस में तुम्हारी कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्या भैया, आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी गैस की वजह से हो रही हैं। जो तुम्हारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो तुम्हारा ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, हालांकि उसमें और भी गैसेस हैं और दूसरी गैसेस का ज़्यादा रोल है, पर हाँ कार्बन डाइऑक्साइड की हम वहाँ पे भी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट गैस है, तुमको मैं ये चीज़ मैंने बता दी क्यों है कि देखो ये तो तुम्हारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एक शील्ड की तरह काम करती है, लेकिन ये शील्ड बहुत अलग टाइप की है। कैसे अलग टाइप से है? ये जो तुम्हारा सूरज है ना, ये मान लो ये तुम्हारा सूरज है, ठीक है। अच्छा चलो मैं इसको तुमको डायग्राम से ही दिखाता हूँ। ये देखो ये तुम्हारा सूरज है, तो ये लेयर क्या करती है, जो इनकमिंग रेडिएशन आ रहे हैं उनको आने देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो बाहर जाना चाह रहे हैं रेडिएशन, जो तुम्हारे अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस जाना चाह रहे हैं, जैसे ये जो रेड वाले तुमको दिख रहे हैं, ठीक है, जो ये रेड वाले वापस जाना चाह रहे हैं, इनको जाने नहीं देती। तो आने वाली जो रेज है सन की, उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट है, उनको आने देती है आराम से। लेकिन यहाँ से जो यहाँ ग्राउंड से टकरा के जो जाती हैं उनको जाने नहीं देते और उसको रोक लेते हैं। कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, जैसे दिखाया तुमको कि ये थोड़ा सा पार्ट बाहर चली गई, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट ये वापस एब्जॉर्ब कर लेती है, वापस रिफ्लेक्ट कर देती है अर्थ की तरफ। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? अब देखो यहाँ से गर्मी आ रही थी, ठीक है, गर्मी आई तो इसने पूरी गर्मी आने दी है, ठीक है। फिर वही गर्मी जब वापस जा रही थी यहाँ से ट्रांसमिट होके, तो उसने पूरी गर्मी जाने नहीं दी। तो हर बार देखो थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ती जाएगी। और तुमने सुना कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है इन सब की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यही तो है ग्रीन हाउस इफेक्ट तुम्हारा, कि ये जो तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो लेयर है, ये गर्मी आने तो देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती। थोड़ा समझ आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो एक बार पॉज करके वापस देखना। तो ये लाइन तुम्हारी यही बोल रही है, तुम एक बार इसको देख सकते हो, ठीक है। आगे देखो ये तुम्हारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो ये अर्थ से लेयर आएगी, ठीक है, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो कुछ पार्ट है जैसे कि ये आई,
तो जो ये जो लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड वाली, ये इसको बाहर नहीं निकलने देगी, तो ये वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो तुम्हारी जो गर्मी थी वो पहले से बढ़ गई, ठीक है, ये चीज़ कंटिन्यू होगी वापस, यही सेम साइकिल कि वापस सन से तो हर टाइम तुम्हारे वो आती है, वो रेज आती है, तो हर टाइम वो टकराएगी नीचे और हर बार वो कुछ ना कुछ निकलने नहीं देगी। तो मान लो पहले 10 टेम्परेचर था, ठीक है, फिर उसने 2, बस मैं तुमको ही बता रहा हूँ, ठीक है, मान लो तुम्हारा 10 टेम्परेचर आया, ठीक है, तो 10 में से तुम्हारा 4 चला गया, 6 बच गया, तो अब टोटल टेम्परेचर कितना हो गया तुम्हारा 16। फिर 10 आएगा ऐसे ही, 10 में से फिर तुम्हारा 4 चले जाएगा, 6 रह जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारा इस तरफ फिर और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह तो कैसे बढ़ेगा तुमको थोड़ा सा समझ आ रहा है, अगर नंबर वाला नहीं समझ आया तो उसको छोड़ देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्रीन हाउस ये इफेक्ट हो गया। तो तुम इसका और जो तुम्हारा ओजोन लेयर वाले जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको रिलेट करके तुम मुझे बता रहे होगे, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस कॉन्स्टेंट। तुम्हारे जो अदर गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर में, उनका जो वॉल्यूम है वो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट देखा है हमने। टाइम मतलब कितने टाइम, 10 साल, 15 साल, 25 साल, ऐसे हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइम में हमने कांस्टेंट देखा है, लेकिन जो तुम्हारी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो वॉल्यूम है, मतलब इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ते जा रही है। कैसे? अब तुमको पता है तुम्हारे यहाँ बहुत सारी बाइक्स चलती हैं, स्कूटर चलती हैं, पहले नहीं चलती थी। तो जब ये फॉसिल फ्यूल को हमने जलाना चालू किया तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो तुम्हारा वॉल्यूम है, जो तुम्हारा टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है कंटेंट है, वो बढ़ने लगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा तो उससे क्या होगा, मान लो पहले वो इतना शील्ड कर रहा था अर्थ को, तब उसकी एक और मोटी लेयर हो गई, तो आने तो देगा वो सन की रेस को, लेकिन जाने के लिए और मोटी शील्ड हो गई, ठीक है, तो वो और मुश्किल से जाने देगा। ऐसा समझो कि आते टाइम वो वेलकम करता है, लेकिन वो जाने नहीं देता। वो जो अगर गेस्ट आता है तो उसको वेलकम करता है, ठीक है, लेकिन जब वो गेस्ट जाना चाहता है तो उसको जाने नहीं देता, ठीक है। तो घर पे क्या होगा, नंबर ऑफ गेस्ट बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे गेस्ट को ऐसा टेम्परेचर ले लो, ठीक है। तो ये तुमको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो ये तुम्हारा रीज़न बताया कि वो क्यों होता है। और ये तुम्हारा ये क्या करता है, दिस इज ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर। ये कैसे इंक्रीज़ करेगा मैंने बता दिया, वो हर बार जो तुम्हारी लेयर है वो और मोटी होती जाएगी, ठीक है, तो वो और नहीं जाने देगा। मान लो पहले इसको ऐसे समझो कि पहले मान लो तुम्हारी एक लेयर थी, तो क्या कर रहा था ये कि आने दे रहा था, मान लो 4 गेस्ट आए तो 2 को निकलने दे रहा था, 2 को नहीं निकलने दे रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एक और मोटी लेयर आ गई, ठीक है, तो अब ये किसी को नहीं निकलने दे रहा है, ठीक है। तो ये मोटी लेयर हो रही है तो टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो तुम ये चीज़ रिलेट कर पा रहे होगे। आगे देखो, अब दूसरी तुम्हारी इंपॉर्टेंट गैस हो जाती है ओजोन लेयर। ये सबको पता है भाई इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या होता है पहले ये देख लो, ये तुम्हारे 10 से 50 किलोमीटर के रेंज पे होती है, ठीक है, और ये तुम्हारे ऑक्सीजन से ही मिलके बनती है, उसी का एक कंपाउंड होता है। तुमको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भी मैं तुमको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो ओजोन लेयर करती क्या है, ये जो तुम्हारे सन से हार्मफुल रेज आती हैं, जो तुमने सुना है यूवी रेज, जो अल्ट्रावायलेंट रेज आती हैं, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेज आती हैं, तो उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ में गिरने नहीं देता है, ठीक है। कैसा होता है यहाँ पे देखो, जैसे अब ये तुम्हारे यूवी है, यूवीबी, यूवीसी काम तुम्हारा काम का नहीं है, ठीक है। तो होता ये है कि तुम्हारे ये बस तुम ये वाला देखो, ब्लू वाला, ठीक है, तुम्हारे अर्थ से आता है, तुम्हारे सन से आती है रेस और इस लेयर पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो नीचे नहीं गिर पाती हैं, ऐसे नीचे वो नहीं आ पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रीचर्स हैं इनके लिए हार्मफुल होती है वो वाली रेस, तो हम उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं सन की वो वाली रेस से, ठीक है। तो ये तुम्हारे एक छन्नी की तरह काम करती है। अब यहीं पर मैं तुमको बताना चाहूँगा ओजोन लेयर डिप्लीशन तुम्हारे में नहीं है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए। तुम्हारे जो डिफरेंट गैसेस हैं, जो रेफ्रिजरेटर की गैस हो गई, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, तो ये सब जो गैसेस हैं इनकी वजह से क्या हुआ है कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट करने लगी है, मतलब हटने लगी है। तो इसकी वजह से पता है ओजोन लेयर में ऐसे होल होने लगे हैं। तो जो अल्ट्रावायलेंट हार्मफुल रेज हैं वो सन तक पहुंच पा रही है। अब देखो जहाँ पे नहीं है होल वहाँ से तो वापस हो जा रही हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे होल है वहाँ पे वो वापस अर्थ में एंटर हो जा रही हैं। तो इससे बहुत सारी वो फ्यूचर में स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने तुमको बता दिया, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ तुम देख सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारे जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा वाटर वेपर, ठीक है। तो वाटर वेपर को देखो, ये तुम्हारे वेरिएबल अमाउंट पे रहता है एटमॉस्फेयर में, कभी ज़्यादा रहता है कभी कम रहता है, ठीक है। और ये तुम्हारे एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज़ करता है, मतलब जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे इसकी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? अब इसको थोड़ा समझो। अर्थ के मान लो यहाँ पे इस इतनी डिस्टेंस में टेम्परेचर मान लो कुछ होगा, तो यहाँ तक मान लो टेम्परेचर थोड़ा गर्म है, ठीक है। तो जब तक गर्म है तब तक जो वाटर है वो वाटर वेपर बना रहेगा,
जैसे ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो क्या होगा, बादल बना लेगा, कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वाटर वेपर हमको एक लिमिटेड तुम्हारे अमाउंट तक ही दिखते हैं, और जैसे जैसे तुम हाइट में जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। हर जगह टेम्परेचर कम नहीं होता, थोड़ा सा मतलब वेरिएशन रहता है, ये तुमको मैं आगे बताऊंगा। तुमको एक बेसिक सेंस मैंने बताया कि ऊपर जाते जाते फिर ये क्या होगा, वाटर वेपर बना ले, क्लाउड बना लेगा, ठीक है, तो वाटर वेपर कम हो जाएगा। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कुछ जगह पे तुम्हारा 4% भी रहता है, तुम्हारे हवा में टोटल 4%, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी कहाँ पे रहती है, तुम्हारे इक्वेटर के पास, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर के पास रहता है तुम्हारा एरिया, यहाँ पे तुम्हारी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। और जो तुम्हारे ड्राई रीजन है, ड्राई रीजन, ठंडे रीजन, तो वहाँ पे ये थोड़ी ह्यूमिडिटी काफ़ी कम, ये इसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ड्राई रीजन होंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी तुमको कम देखने को मिलेगी। और अगर तुम इंडिया की बात करो तो कहाँ पे ह्यूमिडिटी मिलेगी, तो जो कोस्टल एरिया है हमारा, ठीक है, तो ये कोस्टल जो एरिया है यहाँ पे हमको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये सी से कनेक्टेड है, तो यहाँ से जितने भी वाटर वेपर एब्जॉर्ब होते हैं वो तुम्हारे ये तुम्हारे जो लैंड वाला एरिया है उसके तरफ आते हैं। तो ये जो मेनली जो ये वाला एरिया है तुम्हारा, ठीक है, ये पूरा कोस्टल एरिया, ये थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है। तुम्हारा चेन्नई हो गया, तुम्हारा गोवा साइड हो गया, मतलब तुम जो भी देख लो, ये तो जो तुम्हारा ट्रायंगुलर रीजन है, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी तुमको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अब तुम्हारे वाटर वेपर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लो। तुम्हारा वाटर वेपर जो है वो भी तुम्हारे जो सोलर रेडिएशन है उनको वो करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो भी एक तरीके से शील्ड का काम करता है, ठीक है। तुम्हारा कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करता है, कुछ पार्ट आने देता है, ठीक है। तो करता क्या है, जैसे 4 लोग आएंगे मान लो, तो 2 लोग को अपने पास रोक लेगा और 2 लोग को अंदर आने देगा, ठीक है। तो कुछ वैसा ही काम करता है, ठीक है। तो तुम्हारा वाटर वेपर भी एक तरीके से शील्ड का काम करता है। ये एक्चुअली एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। तो क्या कर, ये ब्लैंकेट से क्या होगा, इससे क्या होगा, तुम ब्लैंकेट कब ओढ़ते हो, जब तुमको ठंडी लगती है, और जब तुमको गर्मी लगती है तो ब्लैंकेट उतार देते हो, तो वापस तुम्हारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ठीक है। और इसके वजह से तुम्हारी एयर की स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी भी, मतलब इसकी वजह से जो एयर है उसकी स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है, ठीक है। ये कैसे होता है भाई, ठीक है। तो मैं तुमको सारे तीनों पॉइंट एक एक करके समझाता हूँ। पहला क्या बोल रहा है, ये कुछ पार्ट देखो ऐसे एब्जॉर्ब करता है सन का, ठीक है, और यहाँ पे देखो लाइट हो गया, तो जो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर दिया और कुछ पार्ट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये देखो ऐसे तुम्हारा कुछ पार्ट आया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट रह गया, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। अच्छा, ये चीज़ मुझे तुमको बतानी थी कि मान लो तुम्हारे अर्थ में अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा। एटमॉस्फेयर मान लो मैंने जो तुम्हारी एटमॉस्फेयर की जो लेयर रहती है इसके आसपास वो हटा दी तो क्या होगा। तो इसका थोड़ा सा तुम सोचना, मतलब पॉज करके एक बार सोचो, फिर मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हारा मान देखो क्या होगा, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, ठीक है, तो सन की रेस को कोई रोकने वाला बचा क्या, नहीं बचा, ठीक है। तो सन की रेस जाएंगी, अच्छा वो टकरा के जब वापस आएंगे तो उनको कोई रोक रहा है क्या, तो उनको भी कोई नहीं रोक रहा है। तो जब उनको भी कोई नहीं रोक रहा है तो ये तुरंत टकराएगी, एकदम गर्म करेगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो हाफ एरिया जो सन को फेस कर रहा है वो एकदम एक्सट्रीमली हॉट होगा, और हाफ एरिया जो यहाँ पे है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होगा। इसको तुम कैसे रिलेट कर सकते हो, ये इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है क्या। तो हाँ, जो तुम्हारे जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं तुम्हारे स्पेस में, तो उनका सूट का जो साइड सन को फेस कर रहा होता है वो एकदम गर्म होता है, और जो पीछे साइड होता है सन के वो एक्सट्रीमली ठंडा होता है। तो अब तुम एक सिली सा क्वेश्चन पूछोगे, तो भैया एटमॉस्फेयर वो जो तुम्हारा एस्ट्रोनॉट है वो कैसे सेफ रहता है, तो भाई उनका सूट ऐसा बनाया जाता है कि वो टेम्परेचर अंदर रेगुलेट कर सकें, ठीक है। तो जस्ट तुमको समझाने के लिए मैंने एस्ट्रोनॉट वाला एग्जांपल भी दिया कि हाँ, अब देखो वहाँ पे एटमॉस्फेयर रहता नहीं जब वो स्पेस में जाते हैं, तो सेम चीज़ होती है। यहाँ पे तुम एटमॉस्फेयर हटा दो तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, ठीक है। अब टेम्परेचर तुम्हारा उसको आसपास के जो तुम्हारा क्या चीज़ ये थर्ड पॉइंट देखो, जो तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो एयर की स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी कैसे बताता है, मैं तुमको ये बताता हूँ, ठीक है। देखो जैसे तुम्हारा वाटर वेपर कंटेंट बढ़ेगा हवा में, तो वैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो तुम्हारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या फिर मैं उल्टा बोल दूँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये लाइन ज़्यादा सेंस करती है। तो अब देखो होगा क्या, तुम्हारे यहाँ से मान लो वो हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है। इवापोरेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो हवा है वो तो ऊपर जा रही है गर्म होके, ठीक है। अब हवा गर्म होके जाएगी ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि हाई प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वो हैं तुम्हारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है, ह्यूमिड पार्ट की वजह से। तो अब देखो हवा कहाँ से बहती, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो वो कैसा जोन बनाएगी, यहाँ से हवा ऐसे बहने लगेगी। और मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर रीजन बन गया तो हवा बहुत तेज़ तेज़ चल के आएंगी, ठीक है। तो ये तुमने देखा कि एक तरीके से ऐसे इफेक्ट करती है। और जब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो तुम देखोगे कि यहाँ कई जगह पे थंडर स्टॉर्म आते हैं, कई जगह पे तुम्हारे ये रेन स्टॉर्मिंग होती है, ठीक है। तो जो बादल वगैरह जो तुम्हारे वो रहते हैं, जो तुम्हारे तूफान वगैरह आते हैं, वो इन्हीं रीज़न से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो तुम देखो कि वाटर वेपर कैसे तुम्हारा इसमें अफेक्ट करता है तुम्हारे स्टेबिलिटी में, ठीक है। अब देखो तुम्हारा अगला पार्ट डस्ट पार्टिकल्स, ये तुम्हारा लास्ट पार्टिकल, ये लास्ट पार्ट है तुम्हारे उसका एटमॉस्फेयर का। हमने क्या क्या देख लिया, एयर देख लिया, ठीक है, वाटर वेपर देख लिया जिसको मैं H2O लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। और तुम्हारा थर्ड है डर्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब इसको देखो, अब जो तुम्हारा डर्ट पार्टिकल है वो स्ट्रेटोस्फेयर तक रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ तक, यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे जिसको 50 किलोमीटर दिख रहा है, 20 किलोमीटर दिख रहा है, इसको नोट मत करना, ओरिजिनल रीडिंग मैं तुमको आगे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है। तो तुम्हारा डस्ट पार्टिकल कहाँ तक रहता है, स्ट्रेटोस्फेयर तक रहता है, ठीक है। तो अब एटमॉस्फेयर के क्या रहता है, तुम्हारे जो एटमॉस्फेयर है इसके पास कुछ कुछ पार्टिकल्स को होल्ड करने की प्रॉपर कैपेसिटी है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो तुम्हारे जो डस्ट पार्टिकल है उनमें तुम्हारे ये सब आते हैं, इन सबको आराम से होल्ड कर सकती है, ठीक है। स्मोक्स हो गया, ऐश हो गया, पॉलन हो गया, डस्ट हो गया, सी सॉल्ट हो गया, तो ये सब तुम्हारे डस्ट पार्टिकल्स में ही आए, मतलब इन्हीं कैटेगरी में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो जो देखो डस्ट पार्टिकल के बारे में क्या बोल रहे हैं कि जो लोअर लेयर है, अब देखो तुम्हारे डस्ट पार्टिकल एयर से तो हैवी होंगे, तुम मानते हो, ठीक है। जब एयर से हैवी होंगे वो, तो लोअर लेयर में ही रहेंगे अपने वेट की वजह से, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा ही नहीं पाएंगे। कुछ पार्टिकल्स हो सकता है तुम्हारे गर्म हवा के साथ साथ चले जाएं साथ में, ठीक है, लेकिन सारे पार्टिकल्स जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखो जो तुम्हारे जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो आलसी हैं, वो गर्म रहते हैं तो नीचे ही रहते हैं। और जो तुम्हारे जो, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि जो गर्म हवा रहती है, जो कन्वेंशनल करंट्स चलते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे ये ऊपर जाते हैं, तुम्हारे ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, या फिर मैं बोलूँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो ये जो रहते हैं इसको बोलते हैं चल रहे साथी, और डस्ट पार्टिकल को साथ में ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह, इसलिए फिर डस्ट पार्टिकल कुछ हमको ऊपर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है वो नीचे तक ही रहते हैं, ठीक है। अब जो तुम्हारा डस्ट पार्टिकल है उसका अगर मैं तुमको यहाँ पे कंसंट्रेशन बताऊँ तुम्हारे ग्लोब में, तो जो तुम्हारे जो सब टेम्परेट रीजन रहता है, जैसे ये देखो जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन रहता है, कौन सा रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है। तो जो तुम्हारा सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन रहता है, इसके बीच में तुमको, या फिर मैं यहाँ बताऊँ, ठीक है, यहाँ पे ले लो, ठीक है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन। तो जो तुम्हारा सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन रहता है, यहाँ पे एग्जैक्ट तुमको मिल जाएगा। देखो ये तुम्हारा सब ट्रॉपिकल जोन हो गया, ठीक है, और ये टेम्परेट जोन हो गया। तो इसके बीच में तुमको सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं भाई, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल ये को बहुत ज़्यादा उठने का मौका ही नहीं मिलता, वो नीचे ही बैठे रहते हैं ज़मीन पे, ठीक है। और पोलर रीजन में क्या होता है, वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, इतने ठंडे हो जाते हैं कि वो क्रिस्टल बन जाते हैं। तो क्रिस्टल को हम डस्ट पार्टिकल में इंक्लूड नहीं करते, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो बचा कौन सा रीजन, ये वाला जो रीजन है तुम्हारा, ठीक है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ट्रॉपिकल नहीं, ट्रॉपिकल को मत गिनना, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है, हाँ ये वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर का एक पार्ट खत्म होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, डस्ट पार्टिकल का एक और तुम्हारा इंपॉर्टेंट फीचर है, मैं बताना भूल गया, कि वो तुम्हारे हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आसपास के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मान लो ये H2O है, ये एक H2O है, तो उसको ऐसे जोड़ के रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे जोड़ के रखेंगे क्या होगा, तुम्हारे जो बादल बनता है देखियो, ऐसे तुम्हारे बहुत सारे जो वाटर वेपर्स होते हैं वो जुड़े रहते हैं, तो उसको ये जो जोड़ने का काम है ये तुम्हारे डस्ट पार्टिकल्स का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, तो तुम नोट कर रहे होगे। अगर उसने हाइड्रोफिलिक को छोड़ के एनसीईआरटी में कोई और वर्ड यूज़ किया तो तुम वहाँ पे देख लेना, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आया, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हम अब लेयर बाय लेयर बात करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारी 5 लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो अब कौन सी लेयर में क्या काम होता है तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हॉट एयर बैलून तुम्हारे ट्रोपोस्फेयर में होता है। जो तुम्हारा ये एयरप्लेन है वो भी यहीं पर उड़ता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हाइट पर उड़ता है, ठीक है। जो तुम्हारे मीटियोर से मेनली यहाँ तक आ पाते हैं, इसके बाद फिर वो जल जाते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स तुम्हारी थर्मोस्फेयर में होती हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी ये कारमान लाइन है, ये तुम्हारे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ अभी बहुत ज़्यादा, ठीक है।
तो ये ऐसा रहता है। अब देखो मैंने तुमको बताया था कि मैं तुमको एग्जैक्ट बताऊंगा कि तुम्हारी जो रेंज रहती है वो क्या रहती है। तो तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर तुम्हारा 10 तक रहता है, ये तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर ये 30 तक, वो स्ट्रेटोस्फेयर तुम्हारा 50 तक, जहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेटोपोज आता है, ठीक है। फिर 80 तक तुम्हारा मीजोस्फेयर, फिर 100 तक तुम्हारा थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ होती है, तुम देखो तुम्हारा ये जो ग्राफ दिख रहा है इसमें एक और चीज़ बताइए, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्यों बताया भैया, ये देखो तुम्हारा टेम्परेचर ऊपर जाने पे देखो कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे होंगे, वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर हो जाएगा एक, लेकिन तुमको बेसिक टेम्परेचर वेरिएशन ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये देखो। अच्छा ये जो तुमको मैंने बताया कि ये रीडिंग यही वाली लेना जो एनसीईआरटी में है, ये इसलिए बोला कि तुम बहुत जगह देखोगे कि अलग अलग तुमको रीडिंग मिल रही है, ठीक है। और वो काफ़ी हो सकता है कुछ एनसीईआरटी से भी एक्यूरेट हो, कुछ वैसे ना हो, लेकिन हमको कौन सा डेटा यूज़ करना है, हमको एनसीईआरटी का ही डेटा यूज़ करना है, ठीक है। तो अब देखो हम डिफरेंट लेयर्स के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। जो तुम्हारी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको हमने डिवाइड कैसे किया है, तो उनके डेंसिटी के बेसिस पे, ठीक है, उनकी डेंसिटी कैसी है, उनमें कितना ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है। और टेम्परेचर के बेसिस पे भी कि टेम्परेचर किसका ज़्यादा है किसका कम है। अब देखो जो तुम्हारी डेंसिटी रहेगी वो तुमको ये पता है कि सरफेस के आसपास ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे ही रहेंगी, वो आलसी रहती हैं, वो ऊपर क्यों जाएंगी, वो नीचे ही रहती हैं। तो जो डेंसिटी अर्थ के आसपास है वो सबसे ज़्यादा रहती है। जो ट्रोपोस्फेयर वाला जो पार्ट तुम देखोगे यहाँ पे तुमको सबसे ज़्यादा डेंस पार्टिकल देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हमने 5 लेयर्स में तुम्हारा डिवाइड किया है, उनके टेम्परेचर वेरिएशन और जो कंडीशंस है उसके हिसाब से, ठीक है। तो पहली लेयर तुम्हारी ट्रोपोस्फेयर, तुम्हारी सबसे लोअर लेयर होती है और ये तुम्हारी इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो वो हमने वहाँ डेटा देखा, उसमें यहाँ पे रिटर्न पार्ट देख लो। तो अब ये कुछ जगह पे तुमको 8 किलोमीटर भी मिल जाएगी पोल्स के आसपास और 18 किलोमीटर इक्वेटर के आसपास भी मिल जाएगी। इक्वेटर के आसपास ज़्यादा क्यों, देखो तुम्हारा अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऐसे बल्ज आउट रहता है थोड़ा, ठीक है, ऐसा। अच्छा अब एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा मैं, तो तुम ये देख लो, ये जो तुम्हारे ये रहता है 8 और 18, ये तुम्हारे इक्वेटर के पास 18 रहता है, 8 के पास ये तुम्हारा जो 8 किलोमीटर है वो तुम्हारे नॉर्थ पोल के आसपास यहाँ पे रहता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ज़्यादा रहता है। और इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से तुम्हारे जो MCQ आएंगे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आएंगे मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो अब देखो, अब अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, थिकनेस ऑफ वो ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट इन द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसफर टू द ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, देखो तुम्हारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है। गर्मी रहेगी तो क्या होगा, गर्मी रहेगी तो यहाँ पे जो एयर है वो और ज़्यादा हाइट तक जाएगी, ठीक है, ज़्यादा हाइट तक जाएगी क्योंकि गर्म हवा है तो उसके पास एनर्जी है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा दूर तक जाएगी और एक लंबा तुमको एक सर्कल मतलब एक लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। और पोल्स में क्या होता है, पोल्स ठंडे होते हैं भाई, तो उनको कोई फ़र्क नहीं हवा कैसे जा रही है। तो जब ठंडी हवा है पहले से ही तो बहुत ऊपर तक जाएगी क्या, नहीं जाएगी, ठीक है। जो तुम्हारे पोल्स के पास है तो वो पोल्स के पास कम रहता है और तुम्हारे जो इक्वेटर है उसके पास ज़्यादा रहता है। तो ये 8 और 18 किलोमीटर तुम नोट कर रहे होगे, ठीक है। अब इस लेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस लेयर में तुम्हारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं और जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे होते हैं वेदर में वो सब इसी लेयर में हो रहे होते हैं, ठीक है। और एक और डेटा यहाँ पे दिया हुआ है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हर 1 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 165 मीटर की हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस हाइट वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। मतलब तुम एक 165 मीटर गए तो तुम्हारा मान लो अगर 32 है, फिर अगले 165 किलोमीटर जाओगे तो तुम्हारा 31 हो जाएगा। तो एक तुम्हारा डिग्री जो है इसमें वेरी करता है इस रेंज पे, ठीक है। ये तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। तुम्हारे अगर कोई बायोलॉजिकल कोई भी एक्टिविटी हो रही है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है तो भाई वो इसी लेयर पे बेस्ट हो रही है, मतलब इसी लेयर पे तुमको मिलेगी क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इससे ऊपर कुछ होगा ही नहीं। अब तुम्हारा ईगल जाके तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर मीजोस्फेयर में तो उड़ेगा नहीं। कभी तुमने देखा है प्लेन से तुम जा रहे हो और बर्ड बगल से तुम्हारे उड़ते हुए जा रहा है, नहीं देखते क्योंकि वो उस हाइट तक उड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती हैं वो इसी लेयर तक हो रही होती हैं, ठीक है। अब तुम्हारे ट्रोपोस्फेयर जहाँ ख़त्म हो गया उस पार्ट को बोलेंगे हम ट्रोपोपोज, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर क्या हो गया, पॉज हो गया। तो यही चीज़ है, तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर पॉज हो गया तो इसको तुम्हारा ट्रोपोपोज बोलते हैं। इसमें तुम्हारा रेंज क्या रहता है टेम्परेचर का, 800 डिग्री सेल्सियस नियर द इक्वेटर
एंड -45 डिग्री सेल्सियस नियर द पोल्स। तो देखो तुम्हारा किस टाइप से वेरी करता है, ठीक है। लेकिन जो ये जो रेंज है इसमें ये जो टेम्परेचर है ये मतलब जैसे कि तुमको इक्वेटर में 800 डिग्री सेल्सियस मिला, ठीक है, तो तुम इक्वेटर में हर जगह चले जाओ तुमको ये इसी रेंज में मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम नियरली कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझ आया, ठीक है। तो अब ट्रोपोस्फेयर के तुम्हारे और ऊपर कौन सी लेयर आएगी, स्ट्रेटोस्फेयर आएगी। तो ये तुम्हारे कहाँ तक जाती है, तुम्हारे 50 किलोमीटर की हाइट तक। अच्छा 50 किलोमीटर की हाइट मतलब तुम थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, तुम्हारे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 50 किलोमीटर नहीं, ये तुम्हारा जो अर्थ का सरफेस है यहाँ से तुम 50 किलोमीटर तक जाओगे तो ये तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर रहेगा, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर और अर्थ के 50 किलोमीटर के रेंज पे, तो इस बीच में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस लेयर में इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इस लेयर में तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, तो उसका क्या क्या फंक्शन होता है वो मैं नहीं बताऊँगा। तो जो तुम्हारा जो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है सन के तरफ से, जो तुम्हारे सन से रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती हैं, अर्थ पे तक नहीं पहुँचती हैं, वही चीज़ है जो मैंने पहले बताई। तो वो कौन कर रहा होता है भाई, तुम्हारा ओजोन लेयर। तो तुम्हारे स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो गया, मुबारक हो भाई साहब, यहाँ पे तुमको मिल गई तुम्हारे जो सूरज की हार्मफुल रेज है उनसे प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया वो स्ट्रेटोस्फेयर, ये मैंने तुमको बताया था। यहाँ ये तुम्हारा कहाँ तक होगा, अप्रॉक्स 10 किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ तक होगा, तुम्हारा 50 किलोमीटर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर अगर मैं तुमको स्पेसिफिकली बोलूँ तो 10 किलोमीटर से तुम्हारा 50 किलोमीटर की रेंज में ये रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बोरिंग मैं मानता हूँ हो रहा होगा चैप्टर, थोड़ा सा ये तुम्हारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कुछ था नहीं बहुत ज़्यादा समझाने के लिए, तो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो रहा हो, ठीक है। लेकिन सुनते जाओ, छोटा सा चैप्टर है, तुमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। तो मीजोस्फेयर के बारे में अब देखो, तुम्हारे अब स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्या आएगा, मीजोस्फेयर आएगा, ठीक है। तो मीजोस्फेयर के बारे में देख लो, मीजोस्फेयर लाइज अबव द ये स्ट्रेटोस्फेयर, और ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तुम्हारे 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो अब इस लेयर में एक चीज़ होती है कि तुम इस लेयर में जैसे एंटर करोगे और ऊपर जाने लगोगे तो तुम्हारा टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। अच्छा अब तुम देखो कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट गया ऊपर, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट नहीं, मान लो कोई भी एक्टिविटी के कोई कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके लिए कोई ऊपर गया, तो उसको एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि वो कौन से लेयर में आ गया। एक तरीका तो हो गया कि वो हाइट नाप ले, हाइट की वजह से पता चल जाए, हमारे पास इक्विपमेंट्स रहते हैं। दूसरा वो टेम्परेचर नोट करे, वो देखिएगा कि अच्छा हाँ भाई अब टेम्परेचर आ गया था, अब धीरे धीरे कम होने लगा है, अब कम होने लगा है मतलब मैं मीजोस्फेयर में आ गया हूँगा, ठीक है। अब कहाँ से कम होने लगा है, तो एक पर्टिकुलर रेंज रहती है, जैसे तुम्हारा मीजोस्फेयर पे एंटर करते टाइम, सॉरी अब देखो मीजोस्फेयर में एंटर करते टाइम तुम्हारा कितना रहा होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा 32 डिग्री सेल्सियस रहा होगा या फ़ारेनहाइट रहा होगा, ठीक है। अब जैसे ये मीजोस्फेयर में आएगा, ये देखो अचानक से ये तुम्हारा क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, सॉरी ये तुम्हारा ये कम होने लगेगा, और एक हाइट तक तुम्हारा जाके ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। -100 डिग्री, 100 नहीं -100, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये -100 तक पहुंच जाएगा तुम्हारा कहाँ पे, 80 किलोमीटर की हाइट पे, और जहाँ पे ख़त्म हो जाती है लेयर उसको बोलते हैं हम मीजोपोज। जैसे तुम्हारा ट्रोपोपोज हुआ था, तो मीजोपोज हो गया तुम्हारा 80 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायग्राम है, तुम आराम से देख सकते हो, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। अब इसके ऊपर आता है तुम्हारा कौन सा लेयर आता है, इसके ऊपर आता है तुम्हारा थर्मोस्फेयर। लेकिन भैया बुक में तो आयनोस्फेयर दिया है, तो जो आयनोस्फेयर है ये तुम्हारा थर्मोस्फेयर का ही पार्ट होता है। जो तुम्हारा थर्मोस्फेयर की जो नीचे वाली लेयर होती है, ठीक है, तो वो तुम्हारा ये आयनोस्फेयर होता है, ये तुम्हारा 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होता है। इसको आयनोस्फेयर क्यों बोलते हैं भैया, थोड़ा अजीब टाइप का नाम नहीं है, इसको आयनोस्फेयर बोलते हैं क्योंकि भाई जो तुम्हारे आयन जितने भी जो इस लेयर में क्या होते हैं, जो आयन्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, आयन्स मतलब जो तुम्हारे आयन कंपाउंड वाले आयन हो गए, वो सब जो रहते हैं वो इसी लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको आयनोस्फेयर बोलते हैं हम। इलेक्ट्रिक जो अगर एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिकली चार्ज जो पार्टिकल रहते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, आयन्स होंगे लेकिन हमारे क्या काम की, तो जो तुम रेडियो सिग्नल सुनते हो, जो तुम सुबह सुबह ये अपना ये रेडियो चालू करके सुनते हो, ये वाला एफएम ये वाला एफएम, तो वो कहाँ से ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, तो जो रेडियो वेव्स हैं वो यहीं से ट्रांसमिट होती हैं और अर्थ में वापस आती हैं। कैसे होती हैं, तुम 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुमको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट देख लो, टेम्परेचर ये स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द हाइट। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले तुमने देखा कि टेम्परेचर कम हो रहा था, अब आयनोस्फेयर में क्या होगा, यहाँ आके टेम्परेचर वापस बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो जो आयन्स रहते हैं उनकी वजह से यहाँ पे गर्मी होती है। जैसे देखो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल रहेंगे, तो इन चार्ज पार्टिकल की वजह से तुम्हारी गर्मी भी प्रोड्यूस होती है। अब कैसे होती है वो तुम छोड़ दो, वो साइंस वाले बच्चों के लिए तुम रहने दो, और अगर तुमको जानना है तो गूगल कर लेना, ठीक है। तो देखो कैसे होता है,
तुम्हारा मान लो यहाँ से मैंने ट्रांसमिट किया, तो जो आइनोस्फीयर है यहाँ पे जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस एक रिसीवर पे जाएगा, ठीक है। ऐसा यहाँ अब अलग अलग तरीका होता है। अब इसमें तुम्हारा एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि किस एंगल से तुम रिफ्लेक्ट करते हो, कैसे क्या होता है, तो वो साइंस वाले बच्चों के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो तुम्हारा ऐसे होता है। अब तुम्हारी लास्ट लेयर होती है भाई एग्जोस्फीयर, तुम्हारी लास्ट लेयर होती है एग्जोस्फीयर। तुम्हारा थर्मोस्फीयर वो तुम्हारा ये आइनोस्फीयर खत्म हो गया, ठीक है। आइनोस्फीयर के थोड़ा ऊपर जाओगे तो तुम्हारा थर्मोस्फीयर थोड़ा सा और चलता है, और एकदम एंड में तुम्हारा आता है एग्जोस्फीयर। अब एग्जोस्फीयर क्या करता है भाई, ये तुम्हारी अपर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। और इसके बारे में हम सबसे कम जानते हैं, क्योंकि इस लेयर पे जाके चीज़ों को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब तुम देखो आउटर, ये ऑलमोस्ट तुम्हारा आउटर स्पेस आ गया। जो तुम अर्थ की जो फोटो देखते हो ना वो वाली, तो वो यहाँ से तुम आराम से खींच सकते हो उस टाइप से, ठीक है। तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा कम जानते हैं। तो और जो यहाँ जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मैंने तुमको बताया कि ऊपर जाते जाते जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा पतला होते जाता है, जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं वो कम होते जाते हैं। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी खींच के रखती है पार्टिकल्स को, और जो खींच के रखती है तो दूर के पार्टिकल्स को ज़्यादा खींच पाएगी क्या? नहीं खींच पाएगी। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम रहते हैं और बहुत रेयर रहते हैं। रेयर रहते हैं उससे क्या मतलब, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, वैसे भी कम क्वांटिटी में हैं, और हम इनके बारे में जानते भी बहुत कम। और इसको हम आउटर स्पेस के, ये तुम्हारा आउटर स्पेस ही आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जोस्फीयर। तुम्हारा थर्मोस्फीयर के तुम ऊपर चले जाओ तो वो आ जाता है तुम्हारा एग्जोस्फीयर, ठीक है। तो भाई एक चीज़ जान लो, हमने इतनी सारी लेयर्स की बात की, ठीक है, लेकिन जो मेनली साइंटिस्ट जो कंसर्न रहते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये तुम्हारा क्या बोल रहा है पार्ट में, उसके बाद में तुमको बताऊंगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऑल्दो ऑल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मस्ट बी एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ओवर अस, जोग्राफर्स आर कंसर्न विद फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। मैं भी यही बोल रहा था भाई, जो तुम्हारे जो जोग्राफर्स रहते हैं उनको फर्स्ट 2 लेयर से ही काम होता है, क्योंकि जो हमारी जितनी भी जोग्राफिकल जो भी चीज़ें हो रही है जोग्राफिकल आसपास, वो मैक्सिमम इन्हीं 2 लेयर्स की वजह से हो रही है। मतलब यही तो जो लेयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। इन्फ्लुएंस सारी लेयर्स करती हैं हालांकि, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है वो इन्हीं 2 लेयर का रहता है। तो हम मेनली इन्हीं 2 लेयर पे फोकस करते हैं अपने जब ज्योग्राफी हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भाई ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, एकदम ब्रीफ चैप्टर था जो तुम्हारा ख़त्म होता है। इसके बाद तुम्हारे थोड़े थोड़े बड़े चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना, और इसके क्वेश्चन जो NCERT में उसको प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद कुछ दिन बाद तुमको अगले चैप्टर मिल रहे होंगे, तो यार तब तक के लिए पढ़ते रहो, एंजॉय करो, बाय।